नमस्ते ऑल एंड वेलकम टू अपोलो लाइव सेशन। सो आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा स्पेशल है। ये रिलेटेड है कोविड-19 के जो पेंडेमिक है उसमें मेंटल हेल्थ इशू इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, और हम उससे चिल्ड्रंस को कैसे कोप अप करने में हेल्प कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम चर्चा करेंगे डॉक्टर जिनेश शाह सर, जो कि अपोलो हॉस्पिटल इंटरनेशनल लिमिटेड अहमदाबाद में हमारे साथ में हैं। Sir is super specialist of child and adult psychiatry and has been with us for a long time, and sir has completed his psychiatrist specialty from UK. So sir, जैसा कि हमारे टॉपिक में मेंशन है, सबसे पहले हेल्थ इश्यूज, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है, तो हम सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या होता है मेंटल हेल्थ इशू। ओके, नमस्ते सभी दर्शकों को, एज वेल एज नमस्ते तरुणा जी। थैंक यू। आपको भी थैंक यू। और थोड़ा सा स्लाइड डिले हुआ टेक्निकल इश्यूज़ के लिए, इसलिए हमारी तरफ से अपोलॉजीज हैं, बट विल ट्राई टू मेक इट अप इन द शो, नॉट हियर लेट यू रिग्रेट इट। ओके, सो आई थिंक तरुणा जी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। जैसे यू नो, लाइक वी ऑल हैव गॉट अ बॉडी, वी हैव अ माइंड एज वेल। सो जैसे हमारे बॉडी में फिजिकल हेल्थ के इश्यूज आते हैं, कोई डिजीज़ होती है, कोई डिसऑर्डर होता है, वैसे ही हमारे माइंड में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं माइंड से रिलेटेड, जितने भी हमें मानसिक स्वास्थ्य में जितने भी तकलीफ़ें आती हैं, वो सारा कुछ मेंटल हेल्थ के अंदर आ जाता है। इसके अंदर यू नो इट्स अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम, ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। जब हमारे माइंड में कोई भी तकलीफ़ होती है तो वो प्रभावित करती है हमारी थिंकिंग को, हमारे बिहेवियर को, हमारे डेली सोशल फंक्शनिंग को, हमारी स्पीच को, और हमारी नींद को। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है मेंटल हेल्थ के अंदर। यू नो, वेरिंग फ्रॉम मूड के अप एंड डाउन होने से, घबराहट, बेचैनी, एंग्जाइटी से, कभी ऑब्सेसिव डिसऑर्डर जिसके अंदर एक ही सोच बार बार आती रहती है और उसके कारण हम कुछ कंपल्सिव एक्ट से बार बार कुछ एक्टिविटीज़ हम रिपीट करते हैं। कभी आदमी को काफ़ी भ्रम हो जाता है, विच इंक्लूड स्किज़ोफ्रेनिया। और जैसा मैंने कहा कि कोई पैनिक हो जाए, कोई फोबिया हो जाए, हमारे बिहेवियर में, हमारे फोकस में, अटेंशन में, कॉन्फिडेंस में इश्यूज़ आ जाए, हमारे पढ़ने में डिफ़िकल्टीज हो जाए, ये सारी कुछ मेंटल हेल्थ के अंदर आ जाता है। इट्स अ वेरी वाइड ग्रुप which relates to everything to do with the mind, thinking and behavior. Okay? सर, जैसा कि आपने बताया, एंगर आ जाना, नींद ना लेना प्रॉपर तरीके से, जब ऐसी सिचुएशन होती है किसी एडल्ट में या बच्चे में, तो ऐसे में हमें किस डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, कैसे पता चलेगा? जैसे कुछ लोग काउंसलिंग के लिए रेफ़र करते हैं, कुछ बोलते हैं आप साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, कुछ साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किसे दिखाना है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है तरुणा जी, क्योंकि स्पेशली इंडिया के संदर्भ में, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, दिस इज अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन विच प्रिवेल्स। इट प्रिवेल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बट इट इज़ स्पेशली इन इंडिया बिकॉज मेंटल हेल्थ को बहुत टाइम से काफ़ी स्टिग्माटाइज किया गया है। मेंटल हेल्थ की जानकारी बहुत ही लिमिटेड उपलब्ध हुई है लोगों में, और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज पीपल आर रियली कन्फ्यूज कि हमें किसके पास जाना चाहिए। आपने जैसे बताया, काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, डॉक्टर्स हैं, तो इसको मैं थोड़ा 2 मिनट लेके आपको शांति समझा रहा हूँ। साइकियाट्रिस्ट मतलब जो मेडिकल डॉक्टर होते हैं, जो दूसरों के जैसे MBBS करके मेडिसिन में क्वालिफाई करते हैं, और उसके बाद जो मेंटल हेल्थ में जो स्पेशलाइज करें, मानसिक रोग के अंदर जो विशेषज्ञ हों, उसकी जो ट्रेनिंग करे, उसका स्पेशलाइजेशन करे, उसकी डिग्री करे, सुपर डिग्रीज, वो हो जाते हैं साइकियाट्रिस्ट। अब साइकियाट्रिस्ट का काम होता है कि किसी भी बच्चा हो, बड़े हो या बूढ़े हो, चाइल्ड, एडल्ट या ओल्डर एज हो, ऑल दोस पीपल में कहीं पे भी मेंटल हेल्थ की कोई भी इश्यूज हो तो उनको एसेस करना, उसको डायग्नोस करना और उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाना, ये सारा कुछ उसके लिए जो भी असेसमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट आते हैं, उसकी डायग्नोसिस बनाना, वो सारा कुछ साइकियाट्रिस्ट के अंडर में आ जाता है। अब आपने जो वर्ड यूज़ किया साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो साइकोलॉजी की जिनके पास डिग्री हो, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो उसकी जो डिग्री वाले होते हैं, उसके अंदर चाहे बैचलर्स हो, चाहे मास्टर्स हो, चाहे PhD लेवल की डिग्री हो, ये सारी डिग्रीज़ के जो होल्डर होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और उसके भी काफ़ी अलग अलग प्रकार होते हैं। उनकी मैं ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं जाऊँगा, लेकिन उनके भी काफ़ी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हुआ, या ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट हुआ, या एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हुआ, तो वैसे अलग अलग उनकी स्पेशलिटीज़ होती है। फॉरेंसिक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं उस टाइप से। अब अगर आपको कभी भी कोई मानसिक रोग हो, उसकी कोई संभावना हो कि मेरे मन के अंदर शायद कोई तकलीफ है,
तो आपको जाना चाहिए यूजुअली साइकियाट्रिस्ट के पास, जो मेडिकल डॉक्टर हो। आप किसी भी दूसरी बीमारी से तुलना करें, आपको कोई भी बीमारी हो तो आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉल होता है डॉक्टर के पास। सो यू गेट अ प्रॉपर असेसमेंट, एक डिटेल्ड असेसमेंट होता है, उसके हिसाब से आपकी डायग्नोसिस होती है। और वो डायग्नोसिस के बाद जब ट्रीटमेंट आता है तो उसके अंदर वो ट्रीटमेंट बहुत तरह की हो सकती है। थेरेपी भी हो सकती है जिस चीज़ कॉल्ड टॉकिंग थेरेपीज, जिसके अंदर बातचीत के द्वारा बहुत ही स्पेशलिस्ट, बहुत ही विशिष्ट टाइप की बातचीत के द्वारा, बिहेवियर्स के द्वारा आपकी थेरेपी की जा सकती है, एज वेल एज मेडिसिन भी उसमें आ सकती हैं। तो वो जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो सब बनता है साइकियाट्रिस्ट के पास में। अब ये जो टॉकिंग थेरेपीज है उसको डिलीवर करने के लिए उसके बाद साइकोलॉजिस्ट का रोल आता है, जो साइकियाट्रिस्ट को और किसी टीम के अंदर हेल्प करते हैं ये सब टॉकिंग थेरेपीज को डिलीवर करने के लिए। बहुत सारी टॉकिंग थेरेपीज साइकोलॉजिस्ट डिलीवर करते हैं, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉकिंग थेरेपीज होती हैं, कुछ स्पेशलिस्ट थेरेपीज होती हैं, तो वो साइकियाट्रिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होकर डिलीवर कर सकता है। फैमिली थेरेपी, साइकोडायनेमिक थेरेपी, CBT, बहुत अलग अलग टाइप की थेरेपीज हैं, तो वो सारी इस तरह से होता है। तो दिस इज हाउ इट शुड फॉलो, वी शुड बी गेटिंग अ प्रॉपर disease or disorder assessed first, then at that point of treatment plan we can go to a psychologist or a psychiatrist. अब यहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कन्फ्यूजन पीपल आर नॉट श्योर हु टू अप्रोच टू, सो देर इज नो psychologists and psychiatrists are part of the same team, they are not different, they are part of the same team, they are working together in diagnosing disorders and then making plan for the disorder and providing treatment for the disorder. अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आपको मालूम है कि मुझे क्या हुआ है, इफ़ यू आर वेरी क्लियर कि मेरी जो तकलीफ है बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही छोटी है, और मुझे मालूम है कि किस कारण से हुआ है, एंड यू डोंट वांट टू गो थ्रू द होल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, देन यू प्रॉब्ली आर इन अ सेफ बेट गोइंग डायरेक्टली टू अ साइकोलॉजिस्ट फॉर द थेरेपी डायरेक्टली। मुझे अगर मालूम है कि मुझे सर दर्द हो रहा है और मुझे सर दर्द के पीछे का कारण सब कुछ मालूम है, तो probably I don't need to go through the whole diagnostic process and I can straight away go towards the treatment, तो उसके अंदर it is okay sometimes to go to a psychologist straight away। लेकिन जहाँ पे आपको उसके बारे में ज़्यादा श्योर नहीं है, वहाँ पर you need to properly go to a psychiatrist first, get a full diagnostic assessment done and then go to the psychologist. This is usually the chain which should follow in the logical sequence. डज इट मेक सेंस तरुणा जी? बिल्कुल सर। सर इसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमारी सोसाइटी बिलीव करती है कि बच्चा अगर चिड़चिड़ा हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो वो बदतमीज़ है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसके अपब्रिंगिंग में कोई प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे में जब ऐसा कुछ भी होता है तो पेरेंट्स कैसे डील करेंगे? कि मतलब कैसे पेरेंट्स को पता चले कि नहीं हमारा बच्चा बदतमीज़ नहीं है, उसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है? देखिए, ये sorry for the interruption, because this is a live example that we are shooting it right in the middle of the activity here. But देखिए तरुणा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। किसी भी बच्चे के ऊपर ये लेबल लगाना, टू लेबल अ चाइल्ड एज अ बदतमीज चाइल्ड और नॉटी चाइल्ड, those are just adjective, these are not diagnostic labels, so they actually don't serve any purpose. मैं आपको बोलूँ कि चलो मुझे बुखार आ रहा है, तो उससे क्या पता चलेगा आपको क्या बीमारी है? आपको मलेरिया भी हो सकता है, आपको डेंगू भी हो सकता है, आपको चिकनगुनिया हो सकता है, या तो कोई दूसरी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह ये कहना कि बच्चा शरारती है, the child is not behaving appropriately, the child is very restless, या child is very disruptive, child is lacking focus and attention, child is very naughty, these are just adjective labels. This is just signifying a particular behavior. It is not telling us about what is causing this behavior, and that looking for the cause of this behavior is something which is very important for the child as well as for the family. इसके अगर ये बहुत बदमाश है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उस बच्चे में किसी तरह की कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी हो, कोई स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टी हो, डिसलेक्सिया डिस्पेक्सिया जैसे, या तो फिर कोई जनरलाइज लर्निंग डिफ़िकल्टी जिसके अंदर मोरलेस सारे के सारे एकेडमिक सब्जेक्ट्स में वो पीछे है, वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज एज, बिकॉज ऑफ हिज डेवलपमेंटल एज, उसको शायद खुद को नहीं मालूम है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। ऑल दैट चाइल्ड नोज कि मैं जब स्कूल में जाता हूँ तो मुझे उतना समझ में नहीं आता जितना दूसरों को समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बोर हो रहा हूँ, और इसलिए मुझे इतनी बोरियत के अंदर आई जस्ट बिकम रेस्टलेस, मैं नॉटी हो जाता हूँ। हो सकता है उस चाइल्ड को, हो सकता है आइज़ की कोई प्रॉब्लम हो, उसको शायद दिखाई पड़ने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, इसलिए वो फोकस नहीं कर पा रहा है, और बिकॉज बोर हो जा रहा है तो अगेन वापस नॉटी हो जा रहा है। हो सकता है उस चाइल्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जैसे ऑटिज़म है, ADHD है,
वैसी कोई कंडीशन हो सकता है उस चाइल्ड को कोई दूसरी कोई प्रॉब्लम हो, कोई हो सकता है फैमिली के अंदर कुछ डायनामिक्स के इश्यूज़ को ऐसे हो कि चाइल्ड के अंदर बहुत ही गुस्सा हो, फैमिली के अंदर बहुत ही कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में हो या बहुत ही स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर में हो सकता है पेरेंट्स के बीच में डिसहार्मनी हो या किसी सिबलिंग के साथ डिसहार्मनी हो सकता है फैमिली में बहुत सारा स्ट्रेस चल रहा हो सकता है फादर या मदर में से कोई बहुत बीमार हो, किसी को ऐसी टर्मिनल इलनेस हो जिससे कि बच्चा भी काफ़ी परेशान रहता हो, काफ़ी कंफ्यूज रहता हो, इसके कारण वो बहुत रेस्टलेस हो जाता है। हो सकता है अगर डिपेंड ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड एंड द सर्कमस्टेंसेस, हो सकता है कि शायद किसी सब्सटेंस मिसयूज़ में कोई लत लग गई हो चाइल्ड को, कोई ऐसा एडिक्शन हो गया हो, उसके कारण उसके दिमाग में असर हो रहा है, इतना रेस्टलेस हो रहा है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये सारे एग्जाम्पल्स है कि कोई चाइल्ड को हम लेबल कर दे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प द प्रॉब्लम एट ऑल। वी नीड टू फाइंड आउट कि इसके पीछे कारण क्या है और उस कारण के निवारण के लिए टू हेल्प विद द कॉज इज़ द मेन थिंग टू हेल्प द चाइल्ड विद द बिहेवियर। जी सर, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, आपने अभी बताया कोई भी बच्चा जब अपनी उम्र के बच्चों से नहीं परफॉर्म कर पाता अच्छा, तो एक कंपैरिजन आ जाता है कि वो अच्छा करते हैं, तुम अच्छा क्यों नहीं करते हो। बच्चे के दिमाग पे, दिल पे कैसा असर पड़ता है? देखिए, पहले तो बच्चों के बारे में हमें समझना है कि बच्चों की एज के हिसाब से उनका डेवलपमेंटल स्टेज हमें समझना चाहिए, उनके मन की परिपक्वता, हाउ मैच्योर दे आर टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। पर्टिकुलर एज के बच्चे होते हैं वहाँ तक तो उनको पता भी नहीं चलता है कि मैं एक्चुअली दूसरों से पीछे हूँ कि नहीं हूँ। एक पर्टिकुलर एज के बाद में बच्चों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आने लगते कि नहीं, एक्चुअली आई एम बिहाइंड माई पीयर्स इन स्कूल, मैं दूसरों से कंपैरिजन में मैं पीछे हूँ। इन दोनों की प्रेजेंटेशन काफ़ी डिफरेंट रहती है। जिस बच्चे को मालूम ही नहीं है कि मैं दूसरों से पीछे हूँ, वो बच्चा तो विल जस्ट इंटरप्रेट इज एज नॉर्मल, वो जस्ट बोर फील करेगा और उसके अंदर ज़्यादा रेस्टलेसनेस आएगी, ज़्यादा तूफान मस्ती आएगी, ज़्यादा बदमाशी आएगी। और जिस बच्चे को एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता उस उम्र में पहुँच कर उसको पता चलने लगा कि नहीं, एक्चुअली मैं दूसरों से पीछे हूँ, वहाँ पे क्या असर होगा आप ही सोचिए। वहाँ पे कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा, वहाँ पे उसका सेल्फ एस्टीम ब्रेक होगा, वहाँ पे उसके अंदर गिल्ट, ब्लेम, शर्म, उस टाइप की चीज़ आएगी। तो दोनों का प्रेजेंटेशन कम्प्लीट डिफरेंट होगा। ऑन वन हैंड वी विल सी छोटी उम्र के बच्चे जो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, काफ़ी रेस्टलेस हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड वी विल सी स्लाइटली ओल्डर चिल्ड्रन जो काफ़ी कॉन्फिडेंस में कम्प्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, काफ़ी एंग्शियस हो जाते हैं, काफ़ी पैनिक हो जाते हैं, काफ़ी उनको एंग्जाइटी अटैक्स होने लगते हैं, काफ़ी चुपचाप हो जाते हैं, विड्रॉन हो जाते हैं। उस टाइप की प्रेजेंटेशन हो जाती है। काफ़ी डिफरेंट प्रेजेंटेशन आती है डिफरेंट एज ग्रुप्स में। सर, हमारे पास हमारे व्यूअर ने एक क्वेश्चन रेज किया है दैट आई हैव माइल्ड एग्जाइटी ओनली फॉर डेज एंड आई यूज टैबलेट्स। आफ्टर आई स्टॉप टैबलेट्स माई फीट get numb and my hand also gets numb. If I stop anxiety tablets, it become more anxiety. So I don't want to take tablets. Please help me. See, this is a very good question. I don't know the name of the viewer, but जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, thank you very much. मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। समझ लीजिए, से फॉर एग्जाम्पल मुझे मलेरिया हो जाए, तो यानी मलेरिया के कारण मुझे बुखार आएगा, मुझे फीवर, चिल, राइगर, वो सब जो उसके सिम्टम्स है वो सब आएंगे, और मैं बुखार के लिए गोली ले लूँ, उससे बुखार चला जाएगा। लेकिन क्या उससे मलेरिया चला जाएगा? मलेरिया नहीं जाएगा। जिस बीमारी का जो कॉज है वो रह रहा है। सिमिलरली ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर होने में आपको जो एंग्जाइटी, पैनिक अटैक हो रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। दवाइयों का रोल लिमिटेड होता है। दवाइयाँ और सिम्टोमेटिक, वो आपके अंदर से एंग्जाइटी के जो सिम्टम्स हैं उसको हेल्प करती है, लेकिन उसके कारण को नहीं हेल्प कर रही है। मैं जब पैरासीटामोल खाता हूँ मलेरिया में, वो सिर्फ बुखार को टारगेट कर रहा है, वो मलेरियल पैरासाइट को नहीं टारगेट कर रहा है। मुझे उसके लिए एंटी पैरासाइट्स, एंटी पैरासाइटिक जो मेडिकेशन होती है, एंटी मलेरियल मेडिकेशन होती है, उसको लेनी पड़ती है। वैसे ही किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में मेडिकेशन के साथ साथ एक थेरेपी का भी रोल आता है। जो थेरेपी आपके अंदर जो एंग्जाइटी पैदा करने वाले जो कारण हैं, द कॉज ऑफ द इलनेस, द कॉज ऑफ द डिसऑर्डर, उसको टारगेट करती है। ये दोनों का रोल साथ साथ में चलना चाहिए। और थेरेपी का मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं, इट डजंट मीन कि बहुत ही कंफ्यूजिंग, बहुत ही कॉम्प्लेक्स थेरेपी। बहुत बार बहुत ही छोटी छोटी सिंपल थेरेपीज भी होती है, सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी हो सकती है, नैरेटिव थेरेपी हो सकती है, जो भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। लेकिन इन दोनों का रोल है। सिर्फ दवाइयों से आप चेंज नहीं होने वाले। ये भगवान ने आज तक ऐसी कोई भी दवाई नहीं बनाई जो आपको एज एन इंसान आपको बदल दे, जो आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर दे।
दवाइयाँ सिर्फ आपके सिम्टम्स को, आपके मूड को, आपके एंग्जाइटी के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए है, लेकिन आपको अगर एंग्जाइटी से या किसी भी मेंटल हेल्थ इलनेस से बाहर निकलना हो तो आपको साथ साथ में अपने आप को भी बदलना पड़ेगा, और वो दवाइयों से नहीं, वो आपको खुद करना पड़ेगा, आइदर बाय सेल्फ थेरेपी या किसी प्रोफेशनल की थेरेपी की हेल्प से। सर, बच्चों के बारे में आपने भी बताया हमें। टीनेजर्स की बात अगर हम करें तो टीनेज एक ऐसा एज होता है जहाँ पर हमारे इमोशंस काफ़ी हायर होते हैं, भले वो गुस्सा हो, चिढ़ना हो, हम इमोशनल भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें ऐसा कुछ होता है, जैसे कि हमें अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो उस समय पे भी पेरेंट्स कैसे डील करें अपने बच्चों से? अगर टीनेजर्स को डील करने का मंत्र मिल गया तो फिर तो ये दुनिया में सभी चीज़ का मंत्र मिल गया उसके जैसे है। देखिए, टीनेजर्स एक बहुत ही एक गुत्थी वाला, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी ऑल हैव गॉन थ्रू दैट फेज, सो वी नो वी आर ह्यूज चेंजेस आर हैपनिंग विद इन अस। टीनेजर को कभी कभी पता नहीं चलता कि भाई मैं एडल्ट अपने आप को समझूं या मैं अपने आप को बच्चा समझूं। कभी कभी उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे बच्चा बन के रहना है, कभी कभी लगता है कि भाई मुझे एडल्ट क्यों नहीं समझा जा रहा है। कुछ मामलों में टीनेजर्स वांट टू एक्ट एंड बिहेव लाइक एडल्ट्स, इन सर्टन थिंग्स दे वांट टू बिहेव लाइक चिल्ड्रन, दे वांट टू बिहेव लाइक नॉन ग्रोन अप्स। इसलिए इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग फेज फॉर द टीनेजर्स। द फिजिकली बॉडी इज चेंजिंग, physiologically the system within the body, liver, heart, everything is changing, the hormones are changing, socially things are changing, society is expecting certain things differently from a teenager compared to a child. Sexually, psychosexually the growth is becoming different, and again your psychosexual expectations are also changing. Your career wise, your image between your peers, image within the family, everything is changing in that particular age. अब उस एज के अंदर whenever teenagers are going through such an emotional turmoil, there is no single way in which parents can handle it. It has to be handled depending on the situation. The main generalized answer which I can give is कि teenagers के emotions को हमें शांति से समझना चाहिए, उनको maturity के साथ handle करना है कि we have to make them, we have to talk and deal with them as if we are understanding their phase of development. Teenagers को किसी मामले में teenagers are wanting parents to put their foot down. They are actually wanting parents थोड़ा सा उनको dictate करे कि हमें क्या करना है क्या नहीं. किसी मामले में teenagers are actually wanting parents to act as friends and just guide them. किसी मामले में teenagers are wanting parents to just act as counselors. कि आप मुझे गाइड मत करो, आप मुझे बोलो मत क्या करना है, आप सिर्फ अपने व्यूज़ दो कि भाई देखो ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। आपको अब समझना है कि टीनेजर कौन सी लेवल में आपकी हेल्प चाहिए। जहाँ पे टीनेजर्स आपको फ्रेंड की जैसे गाइड के लिए चाहिए, वहाँ पे जाके आप डिक्टेटर के जैसे बन जाएंगे तो वो रेबल ही करेंगे। इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से लेवल की मैच्योरिटी है और किस लेवल की मैच्योरिटी मुझे उसको गाइड करना है। देन यू आर प्रॉब्ली ऑन सेफर ग्राउंड्स। So there we have another question that can a child of 3 years go into depression as a result of separation, anxiety, and as a result what are the signs and symptoms that will be manifested in the child? It's a very interesting question. A lot of us feel that इतने छोटे बच्चे को क्या मालूम होगा कि डिप्रेशन किसे बोलते हैं, और इतने छोटे बच्चों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकते। नहीं, ये गलत है। Every child has a mind same as every adult has a mind. So every child can also go through difficulties in the mental health, difficulties in thinking and everything, like we all go. लेकिन हाँ, उनका प्रेजेंटेशन हमसे काफ़ी अलग होगा, बिकॉज एक 3 साल का बच्चा बता नहीं पाएगा कि मैं दुखी हूँ, समझा नहीं पाएगा कि मुझे जीवन में कुछ मज़ा नहीं आ रहा बिकॉज दीज थिंग्स आर लैकिंग, या मुझे कुछ चीज़ करने की इच्छा नहीं कर रही है, जैसे कि कोई 16 साल का लड़का या कोई 30 साल का नौजवान आपको समझा पाएगा। You will, the signs of, probably the word depression is too heavy for such a young child. We generally tend to not to make such heavy clinical diagnosis in such a young age group, because we know कि इतने young age group में जो problems जो भी होते हैं mental health के या behavioral के, they are actually not because of the child. A lot of research shows कि problems at that particular age group is because of the things happening around the child. उसके वातावरण में, उसके एनवायरनमेंट में, उसके फैमिली में और उसके सोशल सर्कमस्टेंसेस में जो इश्यूज होते हैं वही मैनिफेस्ट होते हैं चाइल्ड के अंदर इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में। डिप्रेशन या रेस्टलेसनेस या काफ़ी रोने, टेम्परामेंट काफ़ी वो हो जाता है, इरेटिक, रोना धोना, रेस्टलेसनेस, डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, वो सब रिग्रेशन बिहेवियर। कुछ चाइल्ड जो डेवलपमेंट माइलस्टोन्स रीच करते हैं वो वापस उसमें पीछे की तरफ जाने लगता है। वो चाइल्ड जो शायद टॉयलेट ट्रेनिंग कर चुका था
वापस देख रहे कि पीछे की तरफ जा रहा है, वापस ही स्टार्टिंग बेड वेटिंग और वो सब। तो ये सारे मैनिफेस्टेशंस होते हैं। लेकिन what you need to understand is child के behavior में when you start seeing the changes from the normal behavior which was previously achieved, that is the clue to you। वो चाइल्ड जो नॉर्मली जिसका टेम्परामेंट काफ़ी ठीक रहता था, वो अचानक लास्ट कुछ हफ्तों से आप देखिए ऑल द टाइम काफ़ी चिड़चिड़ा रह रहा है, खाने पीने में किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, ऑल द टाइम वो क्राई कर रहा है, या किसी भी गेम्स में फोकस नहीं कर पा रहा है। दीज आर द साइंस कि चाइल्ड के मूड के अंदर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। दिस विल नॉट बी एट द टिपिकल डिप्रेशन विच यू विल सी इन एडल्ट्स, कि जो पूरा दिन कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें एनर्जी लेवल्स नहीं हो रहे हैं, पूरे दिन उदास बैठे रहते हैं, वैसा नहीं होगा। ये चाइल्ड होगा मोर इरिटेबल, मोर चिड़चिड़ा, मोर अनप्लेफुल, किसी भी चीज़ में ही इज़ नॉट फोकसिंग प्रॉपरली ऑन एनी थिंग्स अराउंड हिम। दैट विल बी द मैनिफेस्टेशंस इन द चाइल्ड। ओके। अभी सर जैसे हमारा पेंडेमिक चल रहा है, बच्चों आजकल के बच्चों के लाइफस्टाइल वैसे ही काफ़ी अलग है। वो लोग वीडियो गेम्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, दे यूज़ यूट्यूब, एंड अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं अब तो, और सोशल कनेक्टिविटी उनकी कहीं ना कहीं पीछे हो गई है, वो नहीं उतना सोशली कनेक्ट कर पाते हैं। सो सर ऐसी सिचुएशन में बच्चों का चिड़चिड़ा होना, गुस्सा आना, दैट आर लाइक नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, तो ऐसे में पेरेंट्स कैसे उनको हेल्प करेंगे? देखिए ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है तरुणा जी ने। जो कोविड का जो पेंडेमिक है उसके कारण जो हमारे लाइफ में जो ह्यूज चेंजेस आए हैं और उसका जो इम्पैक्ट बच्चों की ओर पड़ रहा है, पेरेंट्स को इससे डील करने के लिए अगेन प्रिंसिपल्स तो सारे जनरली सेम ही है। अभी कोविड, अभी का जो स्ट्रेस है दैट इज गॉट अ नेम विच इज़ कॉल्ड कोविड। 1 साल 2 साल के बाद वो स्ट्रेस का नाम कुछ और हो जाएगा, या किसी फैमिली के अंदर कुछ दूसरे इश्यूज आएंगे, वो भी सिमिलरली स्ट्रेस क्रिएट करेंगे। The main bottom line is how to handle stress in the current situation. इसके अंदर there are few I think general principles which every parent need to understand. देखिए मैं और आप हम बड़े लोग हैं, we are the so called बड़े लोग हैं जिन्हें सब कुछ पता रहता है कि भाई ये पैंडेमिक है, ये वायरस है, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए अभी आपने 3 साल के बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, फिर किसी एक व्यूअर ने एंग्जाइटी के बारे में खुद का एग्जाम्पल दिया था, किसी ने टीनेजर्स का एग्जाम्पल दिया। तो क्या वो सबका 3 साल का बच्चा क्या समझ पाएगा कि कोविड पेंडेमिक क्या होता है, कि व्हाट इज़ कोरोना वायरस? क्यों अचानक मेरे पापा जो रोज़ सवेरे उठ के काम में जाते थे, अचानक अब काम में जाना बंद हो गया है? क्यों मैं रोज़ सवेरे उठ के मम्मी रश करके मुझे टॉडलर्स के लिए कोई किसी प्ले ग्रुप के लिए मुझे तैयार करती थी और आजकल वो सब होना बंद हो गया है? क्यों मैं नीचे गार्डन में जाता था तो वो सब होना बंद हो गया? तो वैसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो 3 साल का बच्चा विल नोटिस कि मेरी लाइफ बहुत ही चेंज हो गई है पहले से फॉर सम रीज़न, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों चेंज हुआ है। सिमिलरली जो 10 साल का बच्चा है वो अपने तरीके से समझेगा, जो 14 साल का बच्चा है, जो टीनेजर है, 16 साल का टीनेजर है, वो अपनी तरीके से समझेगा। एवरीबडी अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर इमोशनल मैच्योरिटी, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस अपने अपने तरह से इंटरप्रिटेशंस करेंगे कि what is happening currently, why life has suddenly changed in the last few months. That is what we need to understand. I think as a first step, every parent needs to make their child understand what is happening according to कैसे हम एक दूसरे को संभाल सकते हैं, कैसे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनको उनके लेवल ऑफ एज के हिसाब से समझा के देखिए, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि उनके माइंड का कन्फ्यूजन दूर हो। कन्फ्यूजन ही सबसे पहले सबसे बड़ी एजिटेशन की, एंग्जाइटी की जो जननी होती है, द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इज मेनली द कन्फ्यूजन। जिस चीज़ के बारे में हम कन्फ्यूज रहते हैं लाइफ में, हमें उसके बारे में ठीक आंसर नहीं मालूम है, वी डोंट नो हमारी लाइफ की डायरेक्शन कहाँ पे है, व्हाट इज इट दैट आई वांट, फिर भी हम कर लेते हैं, वहीं से कॉन्फ्लिक्ट और वहीं से कन्फ्यूजन चालू होता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड थिंग विच वी हैव टू डू इज अगेन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एज एंड डेवलपमेंट, हमें उनको उसी तरह इन्वॉल्व रखना है जैसे वो पहले इन्वॉल्व थे। थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ा सा गेमिंग, थोड़ा सा लेजर, थोड़ी सी हॉबीज़, थोड़ा सा मस्ती और थोड़ा सा फैमिली टाइम, वो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे होने चाहिए उनकी लाइफ में, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कोप। अब जो एक्टिविटीज़ हम घर के बाहर नहीं कर सकते, वी कैन इन्वॉल्व देम इन दोज एक्टिविटीज़ इनसाइड द हाउस, वी कैन प्रोवाइड देम सम रिवॉर्ड्स। घर के जो कामकाज है उसके अंदर हम बच्चों को एज ए गेम इन्वॉल्व कर सकते हैं।
उनको उनकी जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बहुत सालों से हमने अपने हॉबीज़ के लिए हमें टाइम नहीं मिला होता, तो वो सब चीज़ में अभी उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को कि चलो कुछ सिंगिंग का है, चलो पेरेंट्स को भी सिंगिंग का शौक है, मैं बहुत सालों से इच्छा थी कि चलो तुम्हें भी कुछ सिखाऊं, चलो आज हम लोग मिलके थोड़ा थोड़ा रोज़ थोड़ा रियाज़ करते हैं। ऐसे घर के अंदर बहुत सारे एल्बम पड़े होते हैं जो 10-10 20-20 साल से हमने कभी खोले नहीं होते, कभी उनको सॉर्ट आउट नहीं किया होता है। चलो बच्चों के साथ एक गेम बना के चलो हम लोग थोड़ा थोड़ा मिलके हम ये सब चीज़ सॉर्ट आउट करेंगे। आपकी ये हार्ड डिस्क में देखिएगा आपके कम से कम 5,000-10,000 फोटोग्राफ्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, आपको मालूम ही नहीं कि कब गए थे, क्या किया था, कब शिमला गए, कब लंदन गए, कब मॉरिशस गए, कब खंडाला गए, क्या किए हैं। उनके साथ मिलके ये सारे प्रोजेक्ट्स को एक करके उठाइए, इन प्रोजेक्ट्स में उनके साथ एक स्टोरीज़ बनाइए, उनके साथ बातें करिए कि देखो हम गए थे, कितना मज़ा आया था, कितना इन्जॉय किया था हमने। वैसे कर करके उनको इन्वॉल्व करिए हर चीज़ में, तो फिर इट विल बी वेरी गुड फॉर देम साइकोलॉजिकली एज वेल, डेवलपमेंट वाइज। ओके जी सर हमारे जो व्यूअर थे जिन्होंने एंग्जाइटी के बारे में पूछा था, उन्होंने आपको थैंक यू कहा, एंड उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा है कि इज देयर एनी टेस्ट फॉर एंग्जाइटी और एनी केमिकल दैट कैन चेंज द एंग्जाइटी? सी this is a very general forum in terms of a Facebook live show, in terms of making people understand. एंग्जाइटी की ऐसे कोई टेस्ट नहीं होती, बट एंग्जाइटी कुड बी रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ अदर फिजिकल हेल्थ कंडीशंस, लाइक फॉर एग्जांपल थायराइड डिसऑर्डर होने से भी एंग्जाइटी होती है, कभी कभी कुछ रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के होने से भी एंग्जाइटी हो सकती है, कभी कभी कुछ विटामिन B12 या फोलेट उनके लेवल के अप एंड डाउन होने से भी एंग्जाइटी हो सकती है। इसलिए एज सच एंग्जाइटी डजंट हैव अ ब्लड टेस्ट और एनीथिंग लाइक दैट, बट एवरी पर्सन इज़ यूनिक, और उसकी एग्जामिनेशन, उसकी असेसमेंट, वो डायग्नोसिस करते फिर वी हैव टू डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट विल बी सूटेबल। Then there is something which is called psychological tests. This is a very good question because earlier also Taruna ji ne be very careful. These are only psychological screening tests. These are not diagnostic tests. अब जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था, मुझे बुखार आया, मुझे मलेरिया हुआ है, तो उसके लिए अगर मैं ट्रीटमेंट लेने जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली रोज़ मुझे अपना टेम्परेचर फिर मॉनिटर करना पड़ेगा कि नहीं। अगर कोई आदमी को मैं एज अ डॉक्टर किसी को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करूँ तो वी विल मेंटेनिंग अ टेम्परेचर चार्ट, we'll maintaining something called like urine chart or which I will be asking the nurses and the other staff to make a note of temperature every 6 hours या every 10 hours या दिन में 2 बार या वो सब। These are इन मार्कर्स का रोल आता है कि वहाँ पे हम आपको थेरेपी करके समझ लीजिए 1 हफ्ते की थेरेपी की, 2 हफ्ते की थेरेपी की, फिर वी डू अ हॉस्पिटल या हैमिल्टन एंग्जाइटी स्केल ऑन यू, वी फाइंड आउट वेयर यू लाई ऑन दैट स्केल। वापस 2-3 हफ्ते की थेरेपी की, फिर वापस वो स्केल करके उसको स्क्रीन करने के लिए उसके जो थेरेपी की जो असेसमेंट है उसके अंदर ये स्केल्स हेल्पफुल होती है। दीज आर नॉट डायग्नोस्टिक स्केल्स। ये चीज़ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, वेदर आई एम जस्ट गोइंग एंड डूइंग सम टेस्ट, सम स्केल समवेयर एंड गेटिंग माई सेल्फ डायग्नोज विद सम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, दैट इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है जी। सर अभी एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे। अगर मुझे कोई तकलीफ़ है, मुझे ऐसी कोई तकलीफ़ होती है कि मैं डिप्रेशन फेस कर रही हूँ, मैं एग्जाइटी फेस कर रही हूँ, ये ज़्यादातर हमारे इंडिया में ही होता है। ऐसी कोई तकलीफ़ है तो मुझे किसी डॉक्टर को दिखाने से पहले माय पेरेंट्स विल थिंक कि अगर हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे तो लोग समझेंगे कि हमारे बच्चे को दिमागी तकलीफ़ है, मैं मेंटली चैलेंज्ड हूँ। तो इस फिनोमिना को हम कैसे दिमाग से निकालेंगे इंडियन पेरेंट्स के? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा तरुण, आई एम रियली ग्लैड कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने ये पूछा है। एंड एक्चुअली ये आई एम लाइक तरुणा जी ने बताया कि मैं यूके से मैं क्वालिफाइड हूँ और मैं काफ़ी टाइम तक वहाँ पे था और इंडिया में भी रिसेंटली आया हूँ। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन विच आई एम फेसिंग डे इन एंड आउट। आप बिलीव नहीं करेंगी कि मैं बहुत सारी स्कूल्स में जाके जब मैं मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के बारे में वी टॉक अबाउट द इमोशनल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन, ऐसी वर्कशॉप्स करने के इनवेरिएबली बाद में कितने सारे बच्चे मेरे पास आते हैं क्लास 9 के, क्लास 10 के, क्लास 8 के, क्लास 11-12 के, कि सर कि एक्चुअली मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं और जब मैं अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ कि मुझे थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है तो इन 90% ऑफ द केसेस पेरेंट्स का रिस्पॉन्स एक ही होता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो, बहुत तुम बस मेरी बात मानो, जब बस बोला ना बस जाके अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई चालू करो, ये सब चीज़ कुछ नहीं होता है, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाऊँगा, ये सब तुम्हारे मन का वहम है, बस मैं बोल रहा हूँ रात को सो जाओ अच्छे से, ये खा लो और सो जाओ, या सवेरे इतने बजे उठ जाना, चलो उस टाइप के। मैंने वैसे करके मेरी बात को कम्प्लीटली वो नकार देते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि जहाँ पे बच्चों ने आके मुझसे स्पेसिफिकली ऐसा कहा है। मैं सारे पेरेंट्स को एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आप थोड़ी इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए।
इंडिया के अंदर हमने रिसर्च में हम काफ़ी, इंडिया के अंदर रिसर्च बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन इंडिया के अंदर मेंटल हेल्थ के ऊपर रिसर्च करना इज़ लाइक किसी तालाब के अंदर कंकड़ गिनना है, उस टाइप से है। बिकॉज बहुत सारे लोग बताएंगे नहीं कि उनको कुछ हुआ था कि नहीं, और ऐसा भी होगा कि बहुत सारे जो लोग जिनको नहीं हुआ था वो सामने से आ जाएगा। अभी तो हम देख ही रहे मीडिया के अंदर कितनी सारी सुशांत की है जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को लेके, और कितनी सारी चीज़ें निकल रही, कितनी सारी, और उसमें पता भी नहीं चल रहा कि सच क्या है और झूठ क्या है। वैसा इंडिया में होता है, लेकिन यूके यूएसए में काफ़ी सालों से कम 30-40 ईयर्स से रिसर्च किया गया है, और उस रिसर्च में ये बात अब प्रूव हो गई है कि जितनी भी मानसिक तकलीफ होती है, मेंटल हेल्थ की जितने भी प्रॉब्लम्स हम एडल्ट पॉपुलेशन में देखते हैं, बड़ों में देखते हैं, उनमें से 75% 3/4 प्रॉब्लम्स एक्चुअली 18 साल की उम्र के पहले से ही चालू हो गए होते हैं, और नियरली 50% ऑफ प्रॉब्लम्स 14 साल की उम्र के पहले चालू हो गए होते हैं। इसलिए आप समझिए कि आज हम जितने भी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं उसमें से 75% तो उसी बंदे में 18 साल के पहले से चालू हो गए थे, या उसी बंदे में, उन्हीं बंदों में से 50 लोगों में, 50% लोगों में तो ये 14 साल के पहले चालू हो गए थे, लेकिन वो सारे मिस हो गए। वही बंदा 14 साल की उम्र में प्रॉब्लम्स फेस करते करते 18 साल का हुआ, वही बंदा 18 साल से अब 30 साल का हो गया, लेकिन प्रॉब्लम्स चलते ही रहे। उसका कारण क्या है? एग्जैक्टली जो अभी तरुणा जी ने पूछा, बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट becoming forthcoming in helping their child develop psychological needs। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि मेरी क्लिनिक में मैं जितने भी एडल्ट्स को देखता हूँ, समझ लीजिए कोई 30 साल का नौजवान मेरे पास आया विद हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन अभी, उसका जब मैं प्रॉपर साइकियाट्रिक साइकोडायनामिक असेसमेंट करता हूँ, उसकी लाइफ को समझता हूँ, तो उसमें से 90% चांस है कि वो बंदा मुझे हिस्ट्री देगा कि नहीं डॉक्टर साहब, जब मैं टीनेजर था तब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, तब भी मुझे अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जो बंदा है विथ वेरी सीवियर डिप्रेशन अभी मैं देख रहा हूँ, तो इवन व्हेन ही वाज अ टीनेजर, उसको अगर स्कूल के अंदर उसके टीचर उसको कुछ भी बोल दे, उसके फ्रेंड्स उसको कुछ भी बोल दें, तो वो तुरंत सक पका जाता था, एकदम ही घिग्गी बन जाती थी उसकी। वो बोलता था कि मैं 1-2 हफ्ते तक मैं चुप हो जाता था, मैं किसी से बोल नहीं पाता था कि मेरे मन में क्या हो रहा है, कंपेयर टू मेरे फ्रेंड्स की। उनको कोई टीचर डांटे, दूसरे दिन वापस नॉर्मल हो जाते थे, लेकिन मुझे नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगता था। सी दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली हैविंग सम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एट अ वेरी अर्ली एज, बट दे आर नॉट बीइंग पिक्ड अप। अब वही बंदा इतने दिनों, इतने सालों से अपने अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की, जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, पुअर सेल्फ एस्टीम है, उसको झेलता जब वो 30 या 40 साल की उम्र में आता है, जब अनफॉर्चुनेटली या तो कोई रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन हो जाता है, मैरिज में ब्रेकडाउन हो जाता है, या तो जॉब चली जाती है, या बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तब वो धड़ाम से सीवियर डिप्रेशन में गिर जाता है, सुसाइडल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतने सालों से जो साइकोलॉजिकल डेफिसिट से किसी ने एड्रेस नहीं की, किसी ने उसको सोचा नहीं, इसको भी हमें हेल्प करने की ज़रूरत है। जब हम उसके 18 साल में अगर उसको हेल्प करते तो उस वक्त वो प्रॉब्लम बहुत ही माइल्ड था, डिप्रेशन था ही नहीं। उस वक्त सिर्फ उसके सेल्फ एस्टीम, उसके कॉन्फिडेंस को अगर हमने एड्रेस कर लिया होता, उसके छोटी मोटी एंग्जाइटी को हैंडल कर लिया होता, तो आज वही बंदा सीवियर डिप्रेशन में नहीं गिरता। दिस इज द एग्जाम्पल विच आई वॉन्ट टू टेल टू योर पेरेंट्स। नज़रअंदाज मत करिए, आपके मन से डर निकाल दीजिए कि साइकियाट्रिस्ट को दिखाने का मतलब है कि आपके बेटे या बेटी को कोई डायग्नोस्टिक लेबल मिल जाएगा, उनको कोई इलेक्ट्रिक शॉक की ट्रीटमेंट मिल जाएगी, उनको हम इंजेक्शन दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 90% ऑफ केसेस में तो हम ट्राइंग करेंगे कि मेडिसिन भी देने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ समझाने से, थेरेपी से ही उनको ठीक हो जाए। सिर्फ कुछ जगह पे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम देंगे, लेकिन अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप ही के बच्चे जब बड़े होंगे तब उनके अंदर इमोशनल डेफिसिट्स बहुत ज़्यादा होंगी, तब वो लाइफ के टेंशन के अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, ऐसी बहुत सारी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। और तब तक में शायद उनको इतना देर हो जाएगी कि उनको उस वक्त काफ़ी हाई डोजेज ऑफ इंजेक्शंस, मेडिसिन और उन्हीं की ज़रूरत पड़े। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कम फॉरवर्ड फॉर असेसमेंट। असेसमेंट करने से कोई नुकसान नहीं है जी। सर एक हमारे पास और हमारे व्यूअर ने क्वेश्चन दिया है कि इज देयर एनी करेक्शंस बिटवीन एनी डिजीज एंड एंग्जाइटी, इफ यस देन हाउ इट कैन बी रिमूव्ड? कनेक्शन बिटवीन एनी डिजीज एंड एंग्जाइटी, जैसे मैंने अभी वो जो एंग्जाइटी वाले क्वेश्चन में था कि उसकी कोई टेस्ट है, मैंने आपको समझाया था। एंग्जाइटी इज अगेन अ सिम्टम। जैसे बुखार सिम्टम है मलेरिया का, कॉज उसका कुछ भी हो सकता है, एंग्जाइटी का कॉज भी कुछ भी हो सकता है। एंड दैट कॉज के अंदर बहुत सारे फिजिकल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी है, जैसे थायराइड है, दूसरे हार्मोनल एंडोक्रिन डिसऑर्डर्स हैं,
कभी कभी एस्थमा में भी होता है, कभी कभी हार्ट डिजीज़ में भी हो सकता है, कभी कभी कुछ विटामिन B12 और उन सब की कमी के कारण भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे फिजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें भी एंजाइटी सिम्टम हो सकती है। इसलिए ये उनको जो प्रॉपरली हम जब एसेस करते हैं, उनकी डायग्नोसिस करते हैं, उस वक्त ये सारी चीज़ें रूल आउट करनी होती है। इसका कोई अदर शॉर्टकट नहीं होता। प्रॉपर असेसमेंट इज द की of all mental health disorders. Go for a proper assessment, get all the conditions ruled out which can cause anxiety or any other अपनी एक अच्छी हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। ऑल्सो डॉक्टर जिनेश शाह सर इज अवेलेबल विद अस एट अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद। टू कंसल्ट with him you can visit our website Ask Apollo. Also you can contact us on 7698815003. Thank you so much sir. थैंक यू वेरी मच। आप सबको नमस्ते और थैंक यू तरुणा जी और थैंक यू हमारी टेक्निकल टीम के जो जल्दी भाई हैं उनको भी कि आप सबके लिए इस तरह के फैमिली लाइफ के अंदर ये टॉक शो रखा। Thank you so much. थैंक यू, नमस्ते।